महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनकी अनुकंपा से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ था। आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक आदरणीय माननीय कांशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज वाराणसी मंडल और मिर्जापुर मंडल के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के 3 आवश्यक बैठक में पधारे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा हृदय सम्राट, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, आज तथागत गौतम बुद्ध की धम्म दीक्षा स्थली, साथ ही साथ मन चंगा तो कटौती में गंगा का महाउद्घोष देने वाले सदगुरु रविदास की जन्मस्थली श्री गोवर्धन वाराणसी में मैं अपनी तरफ से और आप सभी लोगों के तरफ से माननीय आकाश आनंद जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आवाज देता हूं, निवेदन करता हूं बड़े अदब के साथ कि आप आए और जनता जनार्दन को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय माननीय आकाश आनंद जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जिंदाबाद, भागपुरी मायावती की जिंदाबाद, भागपुरी मायावती की जिंदाबाद। आदरणीय श्री निश्चल पार्टी साहब। बात करो, किसी का नंबर है कि नहीं तुम्हारे पास? बिजली वाले भाई एक माइक को सही करने का कष्ट करें। अपनी बात रखने के लिए उधर से या इधर से आपको कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक बात कहें, सुबह से एक रैली करके आ रहे हैं, थक गए थोड़े से, और आप लोगों का जोश देखकर, आप लोगों की ऊर्जा अब मेरे में जान आ गई। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी माताओं बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इतनी देर से अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आज यहाँ हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए हो। साथ ही साथ आज की लोकसभा चुनाव की ये सभा को सफल करने के लिए यहाँ जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी ने अपना पूरा दिन रात एक किया, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशियों का भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने मिलकर आज इस चुनावी जनसभा को जो सफल किया है, आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं।
साथियों, अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं हमारे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को में, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामा स्वामी जी व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। पंडाल छोटा पड़ गया, मैं समझ सकता हूं। आप सब अगर हो सके तो आके बैठ जाए, अगर हो सके तो आके सब बैठ जाए। अच्छा साथियों, अपने इंट्रोडक्शन तो खत्म करने दीजिए। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कामसेड, DS4 वे बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपना आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं साथियों, बल्कि मैं खुद भी बहन जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व व कर्तव्य व फर्ज को आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन कड़ा संघर्ष किया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस लोकसभा आम चुनाव के दौरान दुश्मन विरोधी पार्टियां हमारे पार्टी को, हमारे समाज को अंदर से तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे एक समय था कि जब विरोधी पार्टियां सामने से आकर वार करती थी आप पर पिछले कुछ सालों में, स्पेशली खासकर 2007 के बाद से दुश्मन की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाथी के सामने आकर उसे चुनौती दे सके। परंतु दुश्मन अपनी फितरत से तो बाज आएगा नहीं, वो फिर भी आपके बीच में रहकर आपको कमजोर करने की कोशिश करता रहेगा। साथियों, ये दुश्मन आजकल बेरूपिये की तरह आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। परंतु साथियों, आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक चीज, कि अगर कोई भी आपकी पार्टी के अलावा, बहन जी के अलावा किसी और को वोट डालने को कहे तो आप समझ जाइएगा कि वो दुश्मन अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अपने सभी युवा से साथियों के बिहाफ पर बड़ी जिम्मेदारी से ये 4 लाइनें बोल रहा हूं।
और अगर हमारे बड़े बुजुर्ग इनसे इस चीज को मानते हैं तो इन लाइनों के बाद आप एक बार तेज से जय भीम का नारा लगाएंगे। साथियों, अगर कोई भी आपको बहन जी के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और को वोट डालने को कहे तो वो साथियों बहन जी के खिलाफ, मान्यवर साहब के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ, आपके बहुजन समाज के खिलाफ, आपके संविधान के खिलाफ है। मानते हैं साथियों? साथियों, आप सबने मत बोलो, मैं एक किसी एक पार्टी के बारे में आपको बताऊं उससे पहले जो इन विभिन्न विरोधी दल हैं, जो इन्होंने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है, मैं उसके बारे में आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं। साथियों, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना है किस तरह इन धरना सेठों ने इन राजनीतिक दलों को खरीदकर आपके वोटों की सौदेदारी की है। सुना है आपने इसके बारे में? साथियों, अगर नहीं सुना तो मैं आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में कुछ 2-4 बात बताना चाहता हूं। साथियों, पिछले 6 साल में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा लेने का काम किया है। चंदा लिया है या फिरौती, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और समय ही बताएगा। परंतु अगर आप लोगों को जरा सा भी इसके बारे में समय मिले पढ़ने का तो आप जान जाएंगे कि किस तरह इन राजनीतिक दलों ने आप लोगों के खिलाफ धरना सेठों से पैसा लेकर अपनी पार्टियां चलाने का काम किया है। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम थे, सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम थे। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबके नाम थे, सिवाय एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका नाम नहीं था इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। आप जानते हैं कौन सी वो पार्टी है जिसने एक भी रुपया नहीं? कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी है? साथियों, बहुजन समाज पार्टी केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों या धरना सेठों के धन बल से नहीं बल्कि अपने समर्थकों, अपने मेहनत कश कार्यकर्ताओं के तन मन और धन से चलने वाली पार्टी है, जो आज की डेट में कोई पूरे देश में इसके अलावा ये लाइन नहीं कह सकता। साथियों, इस बारी लोकसभा चुनाव में हमारी तरह ही और भी विरोधी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगी और इनमें से इस बारी आपको अंधाधुंध किसी को भी एक बारी वोट नहीं देना। इस बारी आपको इन सबसे सवाल करना है कि भाई पिछले 10 साल से स्पेशली बीजेपी पिछले 10 साल से यहाँ केंद्र की सरकार में है तो उसने बहुजन समाज के लिए पिछले 10 साल में क्या काम किया। इस बारी आपको उनसे इसके रिकॉर्ड के बारे में मांगना होगा। आपको उनसे रिकॉर्ड मांगना होगा कि पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। साथियों, और इस बारी भी वो आपके बीच में आकर रिकॉर्ड के नाम पर मीठी मीठी बातें करके इधर उधर की भटकाने की बात करेंगे। कहेंगे हमने राम मंदिर बनाया, हमने फ्री में राशन बांटा, हमने आप लोगों को सब्सिडी दी। साथियों, हर एक मुद्दे पर आपको हमसे सवाल करना है। हम आपके बीच में 3 मुद्दे छोड़ के जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी सब राजनीतिक दलों पे ये आरोप तो जरूर लगाता है कि आप धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते,
पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण देते हैं तो शायद इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाती है और उसे वो कुछ नहीं दिखता। तो यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी आपके लोगों के बीच में आकर आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। परंतु साथियों, आप 3 चीजों पे उनसे सवाल कीजिए कि पिछले 10 सालों में आपने शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए क्या किया, सुरक्षा के मामले में आप लोगों ने क्या किया और रोजगार के लिए आप लोगों ने क्या किया। साथियों, मैं शिक्षा से शुरू करता हूँ। हमारे सिस्टम की, हमारे आने वाले भविष्य की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो आप मानते हैं ना, आप मानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। तो साथियों, उन्होंने जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है वो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। साथियों, पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी बदतर हालत कर दी है भाजपा सरकार ने कि आज अगर हम किसी 8वीं क्लास के कक्षा के बच्चे से गुणा भाग करने को कहें तो वो बेचारा गुणा भाग नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे अंग्रेजी में बात करने को कहें तो वो आज अंग्रेजी में एक शब्द नहीं बोल पाएगा। अपनी शिक्षा के नाम पर उन्होंने हमारे बच्चों को सिर्फ हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, जब आप उनसे आप शिक्षा पे सवाल करेंगे और ये तथ्य उनके सामने रखेंगे तो वो बोलेंगे, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़िए, हमने डिजिटल इंडिया दिया है, डिजिटल इंडिया दिया है। उस पे भी मैं आपके सामने एक मुद्दा छोड़ के जा रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ के जा रहा हूँ। साथियों, सरकारी आंकड़ा कहता है कि आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। जिस सरकार ने बोला कि डिजिटल इंडिया का नारा दिया, अगर वही अपने बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा सकती, नहीं समझा सकती, फैसिलिटी नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार से शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ और मजाक किया है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ और मजाक किया है। साथियों, इससे ज्यादा जरूरी जो बच्चे मेहनत करके यहाँ पर पढ़ लिख जाते हैं, यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है? कितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं? किसने ग्रेजुएशन करी है? पूरा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। तो जब मैं आपसे ये बात करूंगा तो आप लोग शायद इस बात को समझेंगे। साथियों, शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी है। बताइए, सुनी कि नहीं सुनी? कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और उस पेपर की खबर, लीक होने की खबर आपको मिलती है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का, वो नौकरी ना देने का। कैसा लगता है साथियों? क्या लगी? समाज मारने का मन कर रहा है? साथियों, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज से लो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगाएगा। आपको वोट इनको लाठी की तरफ पड़ना चाहिए। इनको बाहर करिए सत्ता से ताकि ये पेपर लीक होने की खबरें अब बंद हो। साथियों, अब बात करते हैं रोजगार की। आप इनसे पूछिएगा कि 2014 में आप मंच पे खड़े होकर पूरे देशवासियों को बता के गए थे कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर क्या दिया उन्होंने? यहाँ पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी हो पिछले 10 साल में? बता दीजिए। पकौड़ा तलने का आता हूँ, पकौड़ा तलने पे भी आता हूँ। अभी तो वो आपको पकौड़ा तलने की न्याय से दे के गए हैं।
बाद में कटोरा भी थमा देंगे, बोले भीख मांग लो, ये भी रोजगार था भाई।